हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बीयू सेमेस्टर प्रेप पे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का अगला टॉपिक, जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के नाम से ही आपको स्पष्ट होगा कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जितना भी हाईवे का और रोड का अलाइनमेंट होता है उन सभी चीजों के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, और अलाइनमेंट का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, अलाइन करना। क्या होता है? अलाइन करना, संरेखन करना, उसी को क्या बोलते हैं? अलाइनमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आइए बिना देर समय गवाए हुए जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में हमको क्या क्या चीज पढ़ना है। ठीक है, देखिए हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में हमको पढ़ना है सबसे पहले इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। जब इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ लेंगे तो सुपर एलिवेशन को समझना हमको काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन में क्या क्या पढ़ेंगे? सुपर एलिवेशन में पढ़ेंगे व्हाट इज सुपर एलिवेशन, डेरिवेशन, और पढ़ेंगे आईआरसी का क्या क्या रिकमेंडेशन है, और पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन, और पढ़ेंगे अलाइनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन। यहाँ पे अलाइनमेंट होगा। ठीक है, अलाइनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन, ये सारा चीज पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद पढ़ेंगे एक्स्ट्रावाइंडिंग, ट्रांजिशन कर्व, सेटबैक डिस्टेंस, ये सब चीज पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, पहला सुपर एलिवेशन, दूसरा ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, ये दोनों को आप काफी अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या था हमारा? इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए, जब कोई भी व्हीकल या कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी कर्व पाथ पे क्या करता है? मूव करता है या मूवमेंट करता है, तो क्या होता है कि सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स वर्क करता है। क्या करता है? एक फोर्स वर्क करता है, जिसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ये इनर एज है, ये हमारा आउटर एज है, कर्व पाथ है। ठीक, वही बात है। और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या क्या इफेक्ट देखने को हमको मिलता है एक मूविंग ऑब्जेक्ट पे, एक मूविंग व्हीकल पे? क्या हो सकता है? पहला, व्हीकल अगर ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया तो व्हीकल क्या होगा? इस साइड से इनर एज से आउटर एज की ओर क्या होगा? स्लाइड कर जाएगा। क्या कर जाएगा? स्लाइड कर जाएगा। ठीक है, स्लाइडिंग ऑफ व्हीकल हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है? व्हीकल पलट सकता है, यानी कि ओवरटर्न कर सकता है। व्हीकल क्या कर सकता है? ओवरटर्न कर सकता है। या तीसरा क्या हो सकता है? दोनों हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्लाइडिंग एंड ओवरटर्निंग। दोनों केस आ सकता है कि स्लाइड भी कर सकता है और ओवरटर्न भी कर सकता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए इफेक्ट ऑफ स्लाइडिंग ऑफ व्हीकल आप देखते हैं, इसी का जो स्लाइडिंग कैसे कैसे आ सकता है। ठीक, तो सबसे पहले हम एक चीज समझ लेते हैं। ठीक है, छोटा छोटा पॉइंट है, उसको समझ लेंगे तो ये सारा केस हमको समझने में काफी इजी होगा। ठीक है, देखिए ये हमारा एक कर्व पाथ है। क्या है? कर्व पाथ है। सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है? एक फोर्स वर्क कर रहा है, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कर रहे हैं, जिसको हम शॉर्ट में पी करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स वर्क कर रहा है, जिसको क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं ना, बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, जिसको एफ लेटरल लिख दिया, यानी कि लेटरल फ्रिक्शन वर्क करेगा। ठीक, चलिए अब गाड़ी का सेल्फ वेट क्या है? डब्ल्यू है। क्या है? डब्ल्यू है। जब गाड़ी का सेल्फ वेट डब्ल्यू हो और क्या कहते हैं, इसका नॉर्मल क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। नॉर्मल फोर्स क्या होगा? एन होगा। ठीक, तो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला यहां से क्या हो जाएगा? एफ इंटू स्मॉल एफ इंटू एन हो जाएगा। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू हो जाएगा। तो यानी एन बराबर क्या होगा? एफ इंटू डब्ल्यू हो गया। ठीक है, एफ इंटू डब्ल्यू हो गया। समझ गए? उसके बाद क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये वर्क करेगा इनर एज के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और लेटरल फ्रिक्शन का वर्क करेगा आउटर एज के अपोजिट डायरेक्शन में। फिगर समझ गए? फिगर जब आप समझ गए तो देखिए आपको अब सारा चीज, आपको तीनों केस जो इसका केस बनेगा वो काफी इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए पहला कंडीशन क्या है? नो स्लाइडिंग कंडीशन। इसमें क्या हो सकता है? स्लाइड नहीं हो सकता है, स्लाइड नहीं भी कर सकता है। ठीक है, इस केस में देखिए पी जो होगा, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा वो लेटरल फ्रिक्शनल फोर्स से क्या होगा? छोटा होगा। क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, और एफ का अगर वैल्यू रख दें स्मॉल एफ इंटू डब्ल्यू तो क्या हो जाएगा? लेटरल कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन जो है ये पी बाई डब्ल्यू से बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, यानी कि पी बाई डब्ल्यू जो है ये छोटा हो जाएगा। किससे? कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन से। और पी बाई डब्ल्यू जो आया ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल रेडियस बोलते हैं या फिर इंपैक्ट फैक्टर बोलते हैं। समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं आप इजीली इसको समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि व्हीकल स्लाइड कर जाए। क्या कर जाए? स्लाइड कर जाए। जब व्हीकल स्लाइड कर जाएगा, स्लाइडिंग का कंडीशन आएगा, उस समय क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो हमारा बड़ा हो जाएगा। किससे? फ्रिक्शनल फोर्स से। किससे? फ्रिक्शनल फोर्स से। फिर सेम उसी तरह से जब रखेंगे हम तो यहाँ पर लेटरल कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन जो है ये छोटा हो जाएगा। किससे? पी बाई डब्ल्यू यानी इंपैक्ट फैक्टर से, या फिर ये कहिए कि पी बाई डब्ल्यू यानी इंपैक्ट फैक्टर जो है बड़ा हो जाएगा क्या? स्मॉल एफ से या फिर कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन से। समझ गए? तो समझ गए होंगे। और तीसरा कंडीशन क्या आएगा? बैलेंस कंडीशन आएगा। कौन सा कंडीशन आएगा? बैलेंस कंडीशन आएगा। और जब बैलेंस कंडीशन आएगा तो दोनों क्या होगा? आपस में बराबर हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो जाएगा। जब बराबर होगा उस केस में इंपैक्ट फैक्टर जो है कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन के भी बराबर आ जाता है। ठीक है, और एक बात याद रख लीजिए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है ना बॉडी पे, वो एक इमेजिनरी फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है? इमेजिनरी फोर्स होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है किस पे? मास पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मास। जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा रहेगा
उस बॉडी पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी उतना ही ज्यादा लगेगा। समझ गए? तो समझ गए, ठीक। चलिए आप समझते हैं हम ओवर टर्निंग का केस कैसा। पहला कंडीशन समझ लिए, इफेक्ट ऑफ स्लाइडिंग ऑफ व्हीकल। अब दूसरा पढ़ेंगे हम इफेक्ट ऑफ ओवर टर्निंग ऑफ व्हीकल, ठीक है। ओवर टर्निंग ऑफ व्हीकल जब पढ़ेंगे ना हम, तो उस केस में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम क्या कहते हैं इस फिगर को, और इसको समझ जाएंगे ना हम, तो फिर से तीनों केस जैसे समझ गए इजिली, इसको भी क्या करेंगे हम बहुत ही इजिली समझ जाएंगे। समझे? देखिए फिगर को समझते हैं। ये हमारा कर्व पाथ हो गया, इस पे क्या हो रहा है, गाड़ी चल रहा है, ठीक। इसका हम क्या कहते हैं क्रॉस सेक्शन व्यू देखें, तो ये व्हील हो गया हमारा फर्स्ट व्हील, ये क्या कहते हैं इनर व्हील हो जाएगा, ये आउटर व्हील हो जाएगा, ठीक है। देखिए आउटर व्हील के साइड में इनर व्हील के अपोजिट डायरेक्शन में पी फोर्स वर्क कर रहा है, और इसका सेल्फ वेट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, ठीक है। तो इसमें मूवमेंट लगेगा, कौन कौन सा मूवमेंट लगेगा, देखिए इस पी के कारण, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो मूवमेंट लगेगा उसको बोलेंगे हम क्या कहते हैं ओवर टर्निंग मूवमेंट। क्या बोलेंगे, ओवर टर्निंग मूवमेंट। इस पी के कारण ओवर टर्निंग मूवमेंट जनरेट होता है, लेकिन सेल्फ वेट, इस सेल्फ वेट जो है ना, इसके कारण जो है ना हमको रेसिस्टिंग मूवमेंट जनरेट होता है। क्या होता है, रेसिस्टिंग मूवमेंट। आप नॉर्मल भाषा में भी समझ सकते हैं, नॉर्मल आम जिंदगी में भी समझ सकते हैं कि गाड़ी अगर देखिए जो गाड़ी जितना वजनदार होता है, जितना भारी होता है, उसको पलट उतना जल्दी नहीं पलट पाता है, उतना ही क्या होता है, मतलब कि उसको पलटाने में ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है, ज्यादा मतलब फोर्स का जरूरत होता है। जैसे कि मान लीजिए ट्रेन गाड़ी कितना भारी रहता है, उसको देखें कहीं पलटते हो जल्दी जल्दी नहीं पलटता है, बहुत लेट से पलटता है। कभी दुर्घटना हो जाता है, टक्कर हो जाता है, ये या फिर क्या कहते हैं इंटरनल खराबी रहता है, तभी होता है, वो सेल्फ वेट के कारण नहीं पलट पाता है, वही चीज है। तो ओवर टर्निंग मूवमेंट जो होता है ना, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जनरेट होता है, और रेसिस्टिंग मूवमेंट इसका सेल्फ वेट के कारण जनरेट होगा। तो यहां से इसका फॉर्मूला भी हो जाएगा, एम नोट बराबर हो जाएगा पी इंटू एच, और एम आर बराबर हो जाएगा डब्ल्यू इंटू बी बाई टू। बी बाई टू क्या है, बी बाई टू है दोनों व्हील के बीच का डिस्टेंस जो है ना, बी है, क्या है, बी, और इसको 20 से हम काटेंगे ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या आएगा, बी बाई टू आएगा। और ये एच जो है ना, एच गाड़ी का जो सीजी होता है, क्या है, सीजी, उस सीजी के सीजी से लेकर के ये टायर का नीचे वाला सरफेस जो है, नीचे वाला सरफेस, बॉटम ऑफ द सरफेस ऑफ टायर, उतना दूर के क्या है, डिस्टेंस है, उसको क्या बोलेंगे, हाइट जो है उसको एच, स्मॉल एच बोलते हैं, ठीक। तो फॉर्मूला से भी क्लियर हो गया और समझा भी दिए फिगर से, ठीक। देखिए ये फिगर समझ गए, अब आप तीनों केस काफी इजीली समझ जाइएगा। देखिए जब ओवर टर्निंग मूवमेंट क्या हो, ओवर टर्निंग मूवमेंट छोटा हो, किससे, रेसिस्टिंग मूवमेंट से, रोकने वाला मूवमेंट से छोटा हो, उस कंडीशन में नो ओवर टर्निंग कंडीशन आएगा, उस केस में गाड़ी नहीं पलटेगी, ठीक है। और यहां पर से जब फॉर्मूला रखेंगे हम, तो पी बाई डब्ल्यू निकालेंगे, यानी कि एच को इधर भेज देंगे, पी बाई डब्ल्यू इधर रखेंगे, तो ये इसका आ जाएगा पी बाई डब्ल्यू जो है बी बाई टू एस से क्या होगा, छोटा होगा, बी बाई टू एस से छोटा होगा। पी बाई डब्ल्यू को क्या बोलते हैं, इंपैक्ट फैक्टर, यानी कि इंपैक्ट फैक्टर जो है बी बाई टू एस से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक। और दूसरा कंडीशन ओवर टर्निंग का कंडीशन आएगा। कौन सा कंडीशन आएगा, ओवर टर्निंग का कंडीशन आएगा। उस कंडीशन में क्या होगा हमारा, उस कंडीशन में ओवर टर्निंग मूवमेंट क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, किससे, रेसिस्टिंग मूवमेंट से। तो उस कंडीशन में ओवर टर्निंग क्या कहते हैं, ओवर टर्निंग हो जाएगा। और यहीं से पी बाई डब्ल्यू जो इंपैक्ट फैक्टर है, इसका वैल्यू बी बाई टू एस से क्या होगा, बड़ा होगा। और तीसरा कंडीशन जब बैलेंस रहेगा, दोनों बराबर रहेगा, तो एम नोट और एम आर जो है आपस में क्या होगा, बराबर होगा, और पी बाई डब्ल्यू इंपैक्ट फैक्टर बराबर होगा बी बाई टू एस से, ठीक है। तो ओवर टर्निंग का केस भी आप क्या होगा, अच्छा से समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं तीनों जब कंडीशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तीनों कंडीशन होगा, इफेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ओवर टर्निंग एंड स्लाइडिंग, दोनों आएगा, ठीक है। तीसरा केस यही ना है, इफेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ओवर टर्निंग एंड स्लाइडिंग। तो उसमें क्या होगा, इंपैक्ट फैक्टर का जो वैल्यू है, क्या है, इंपैक्ट फैक्टर का जो वैल्यू है, और छोटा हो किससे, कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन से और बी बाई टू एस से। तो इस कंडीशन में जो दोनों मिनिमम, जो दोनों में से जो मिनिमम होगा, उससे भी जो क्या कहते हैं पी बाई डब्ल्यू छोटा होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, स्लाइडिंग नहीं होगा और ओवर टर्निंग भी नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा केस जिसमें क्या हो, स्लाइडिंग भी होगा, ओवर टर्निंग भी होगा, कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन और बी बाई टू एस से बड़ा हो जाए, क्या, पी बाई डब्ल्यू, यानी कि इंपैक्ट फैक्टर बड़ा हो जाए, ये दोनों से, जो दोनों में जो मैक्सिमम होगा उससे भी बड़ा हो जाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा हमारा, उस कंडीशन में हमारा स्लाइडिंग भी होगा और ओवर टर्निंग भी होगा। और तीसरा कंडीशन बैलेंस में क्या होगा, पी बाई डब्ल्यू इंपैक्ट फैक्टर का वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन और बी बाई टू एस के बराबर होता है, ठीक है। चलिए ये सब नोटेशन है, पढ़ लीजिएगा, किसको किससे सूचित करते हैं, नहीं करते हैं, ये सब सारा चीज। देखिए अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, कहता है व्हीकल इज ट्रेवलिंग ऑन कर्व रोड, व्हीकल जो है किस पे ट्रेवल कर रहा है, कर्व रोड पे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसका दिया 0.15, उसके बाद दिया हुआ है स्पेसिंग बिटवीन टायर, बी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 2.8 दिया है, ठीक है, मीटर। उसके बाद दिया हुआ है क्या कहते हैं, बॉटम वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन बॉटम सरफेस ऑफ टायर टू द सीजी ऑफ व्हीकल, जो बॉटम सरफेस है ये टायर का, और सीजी तक का हाइट दिया हुआ 1.7 मीटर, ठीक है, एच का वैल्यू दिया हुआ है। और क्या कहते हैं, देन डिटरमाइन आवर व्हीकल इज ओवरटर्न और नोट, कहा कि
आप पता करिए कि ओवरटर्न हो रहा है व्हीकल या फिर नहीं हो रहा है, स्लाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, और डिजाइन स्पीड हमको 80 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। सब कुछ दिया हुआ ही है, तो क्या करेंगे, इजीली हम रखेंगे मान। तो सबसे पहले एफ का वैल्यू दिया हुआ है 0.15, उसके बाद b/2x का वैल्यू निकाल लेंगे, b भी दिया हुआ है, h भी दिया हुआ है, तो निकाल लिए, तो 0.823 आ गया। ठीक, अब p/w निकालेंगे। p का फॉर्मूला आप देखिए, सेंट्रीफ्यूगल का फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r, क्योंकि m पर डिपेंड होता है, इसीलिए क्या है, एक इमेजिनरी फोर्स है। ठीक, mv²/r रख दिए। उसके बाद w का क्या होता है, w का फॉर्मूला क्या होता है, mg, तो mg रखेंगे तो यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, v²/r और g दोनों का वैल्यू सब सारा चीज दिया हुआ है, दोनों का वैल्यू रखेंगे तो आराम से निकल जाएगा p/w बराबर 0.504। ठीक है, निकल गया, p/w भी निकल गया हमारा, स्मॉल एफ भी निकल गया, b/h भी निकल गया। अब क्या करते हैं, अब कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर जब करते हैं तो p/w जो है, p/w ये बड़ा हो जाता है किससे, देखिए 0.15 है, यहाँ पर 0.5 आ गया, अरे यार बड़ा होना चाहिए था, ये उल्टा कर लीजिएगा, सब चीज आंसर भी सब उल्टे होगा। देखिए ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो इस कंडीशन में क्या हो गया, जब p/w बड़ा हो गया तो स्लाइडिंग का कंडीशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, स्लाइडिंग का कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए ये गलत लिखा गया है, मतलब कि यहाँ पर ये प्रिंट है, यहाँ से गलत हो गया। ठीक है, जो भी बनाया होगा, ठीक है, बाकी इतना तो कर ही दिए हैं, तो आप कर लीजिए इजीली। ठीक है, और जब इसको कंपेयर करेंगे तो यानी कि p/w का वैल्यू छोटा हो जा रहा है, किससे छोटा हो जा रहा है, हमारा क्या कहते हैं b/2h से, तो जब छोटा आ जाएगा तो ओवरटर्निंग का कंडीशन नहीं होगा, यहाँ पे भी छोटा होगा, इसे घूम जाएगा। ठीक है, ओवरटर्निंग का कंडीशन नहीं होगा, तो आंसर भी सेम, सारा चीज जब सिंबल उल्टा लिखा गया तो सारा चीज का आंसर भी गलत आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्लाइडिंग का कंडीशन होगा और ओवरटर्निंग का नहीं होगा। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा अच्छा से एक बार क्वेश्चन इसको। ठीक, चलिए अब हम पढ़ेंगे सुपर एलिवेशन के बारे में। सुपर एलिवेशन क्या है और सुपर एलिवेशन क्यों देते हैं, सुपर एलिवेशन देने का कारण क्या है, ये सब चीजें हम अच्छा से जानेंगे। चलिए आइए बिना समय गवाए हुए जानते हैं पहले सुपर एलिवेशन के बारे में। सुपर एलिवेशन क्या है, देखिए इन जनरल टर्म्स में आप आम भाषा में समझ सकते हैं कि जहां पे कर्व पाथ रहता है, क्या रहता है, कर्व पाथ रहता है, वहां पर देखिएगा कि इनर एज, रोड का जो हाईवे का जो इनर एज है उसके कंपैरिजन में आउटर एज को क्या किया रहता है, उठाए हुए रहता है, यानी कि हाइट किया हुआ रहता है, ऊंचाई दिया हुआ रहता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, सुपर एलिवेशन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल कर्व में इनर एज के कंपैरिजन में आउटर एज को जो हम उठा देते हैं, मतलब कि एलिवेट कर देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, हम सुपर एलिवेशन बोलते हैं। समझ गए, चलिए देखिए अब देखिए टेक्निकल टर्म्स में हम समझते हैं। देखिए ये हमारा कर्व पाथ है, क्या है, कर्व पाथ है, और इधर से हमारा क्या है, क्या कहते हैं, बाहर से हमारा लेटरल फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शनल फोर्स वर्क कर रहा है लेटरल फ्रिक्शन के कारण, और सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स वर्क करते रहता है कर्व पे, जिसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं ना। इस फोर्स के कारण क्या होता है, गाड़ी स्लाइड भी कर सकता है, ओवरटर्न भी कर सकता है, तो इसीलिए लेटरल फ्रिक्शन जब उतना नहीं दिया हुआ रहता है रोड पे कि इस फोर्स को काउंटर कर सके, तो इसलिए हम कौन सा क्या करते हैं, आउटर एज को क्या करते हैं, एलिवेट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, एलिवेट कर देते हैं, यानी कि उठा देते हैं, उसी को क्या बोलेंगे हम, सुपर एलिवेशन बोलते हैं। ठीक है, देखिए क्रॉस सेक्शन व्यू देख लेते हैं। देखिए ये हमारा रोड है, ठीक है, ये रोड है, और रोड का ये चौड़ाई है ना, ये रोड का इनर एज है, जो इनर एज है, ये आउटर एज है। ठीक है, आउटर एज है, तो क्या किया, इनर एज के कंपैरिजन में आउटर एज को क्या किया, उठा दिए, क्या किया, उठा दी, और जब इस पे गाड़ी जाएगा तो ये हमारा गाड़ी चल रहा है, ये व्हील हो गया, ये आउटर व्हील हो गया, ये इनर व्हील हो गया ना। ठीक, तो ये देखिए एक्स मतलब कि मान लीजिए एक्स डिस्टेंस इसको ऊपर उठा दिया। ठीक, ये रोड का क्या है, बीट है, मान लीजिए बी मान लीजिए, ठीक है, बीट। ठीक, अभी गाड़ी जाएगा इस पे, जब इस पे गाड़ी जाएगा तो देखिएगा नीचे की ओर फोर्स लग रहा है डब्ल्यू, क्या गाड़ी का वेट डब्ल्यू लगभग करेगा, हाँ, ये फोर्स लग रहा है पी। जब इसका हम क्या करते हैं, कंपोनेंट तोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा मेरा डब्ल्यू थीटा, एंगल से अगर कंपोनेंट तोड़ेंगे तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा हमारा, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डब्ल्यू कॉस थीटा इधर, ठीक, डब्ल्यू कॉस थीटा लग जाएगा, और इस डायरेक्शन में डब्ल्यू साइन थीटा लग जाएगा। उसी तरह इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा हो जाएगा, और थीटा के अलोंग मतलब के अपोजिट डायरेक्शन में पी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, कंपोनेंट तोड़ लिए। ठीक, अब समझते हैं, देखिए सुपर एलिवेशन को ई कहते हैं, क्या कहते हैं, ई को ही टेन थीटा बोलते हैं, यानी कि फिर थीटा जो आया ना, इसी को क्या बोलते हैं, सुपर एलिवेशन बोलिए, कुछ भी बोलिए, इस थीटा को क्या बोलते हैं, इस थीटा को बोलते हैं हम क्या कहते हैं, सुपर एलिवेशन। जितना एंगल से हम ऊपर उठाएं उसी को क्या टेन थीटा के टर्म में लिख लिए। टेन थीटा के टर्म में लिखे, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय बी होता है ना, तो पी बाय बी, तो पी इसके लिए ये हो गया, बी इसके लिए बीथ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स बाय बीथ, ये हो जाएगा। चलिए सुपर एलिवेशन का एक चीज तो नॉर्मल में समझ गए, एक्स बाय बीथ, जितना ऊपर उठाए हैं वो, और जो बीथ होगा उसका वो, एक फॉर्मूला ये हो गया। ठीक, आप देखिए कहता है, इसको समझिए, कहता है ऑन ए कर्व पाथ, किसी भी कर्व पाथ पे, टू रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ ओवरटर्निंग, ओवरटर्निंग के टेंडेंसी को
ओवर टर्निंग जो होगा उसको कम करने के लिए, उसको उसकी टेंडेंसी को कम करने के लिए आउटर एज को राइज कर देते हैं। क्या करते हैं? राइजिंग आउटर एज ऑफ द रोड विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज कॉल्ड सुपर एलिवेशन। यानी कि ओवर टर्निंग को रोकने के लिए जो आउटर एज को हम राइज कर देते हैं, एलिवेट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज, उसी को क्या बोलेंगे हम? उसी को सुपर एलिवेशन बोलेंगे। समझ ही गए होंगे, पहले भी समझाएं, ठीक। उसके बाद कहता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज काउंटर बैलेंस बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। कहता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ना वो काउंटर बैलेंस होता है किसके कारण? सेंट्रीपिटल फोर्स। इधर से जो केंद्र की ओर लगेगा उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे जनरेट होगा? ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इज जनरेटेड ड्यू टू सुपर एलिवेशन। जब हम सुपर एलिवेशन दे देते हैं कर्व पाथ पे तो उसी के कारण सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होता है और वो क्या करता है? काउंटर करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। समझ गए होंगे? चलिए आगे समझते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स इज रियल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? एक रियल फोर्स है, ठीक। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इमेजिनरी फोर्स। ये तो पहले भी बताए हैं और अभी भी समझ लीजिए, ठीक। चलिए अब देखते हैं हम सुपर एलिवेशन डिपेंड्स ऑन। सुपर एलिवेशन डिपेंड्स ऑन या फिर कह सकते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सुपर एलिवेशन। किन किन चीजों पर सुपर एलिवेशन डिपेंड करता है? तो पहला डिजाइन स्पीड, रोड का जैसा डिजाइन स्पीड रहेगा उस पर भी सुपर एलिवेशन डिपेंड करता है। उसके बाद डिपेंड करता है रेडियस ऑफ कर्व, कर्व का जो है ये जो रेडियस होता है आर उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन, लेटरल फ्रिक्शन कैसा है रोड का उस पर भी डिपेंड करेगा। उस पर टेरेन टाइप मतलब कि लोकेशन कैसा है, कि माउंटेनियस है या फिर रूलिंग ट्रेन है या फिर प्लेन ट्रेन है, यही सब चीज, ठीक है। चलिए इसे समझ गए हमने। चलिए अब हम समझते हैं अच्छा से डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल, डेरिवेशन ऑफ सुपर एलिवेशन, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा डेरिवेशन ऑफ सुपर एलिवेशन, ठीक। वही है, ठीक। देखिए पहले सेक्शनल व्यू देखते हैं इसका, ठीक। ये गाड़ी चल रहा है, ठीक है। ये आउटर व्हील हो गया, ये हमारा इनर व्हील हो गया। ये कैसा है? ये इनर व्हील हो गया, ये आउटर व्हील हो गया, ठीक। इसका वेट W लग रहा है यहाँ पे, इसका वेट भी क्या कहते हैं वेट लग रहा है W। तो वेट के कारण जो है दो फोर्स कंपोनेंट टूटेगा, W sin थीटा इस डायरेक्शन में, W cos थीटा इस डायरेक्शन में, क्योंकि थीटा कहाँ है? ये डायरेक्शन में है ना, इसलिए W cos थीटा इधर लगेगा। और फिर देखिए उसी तरह से जब हम क्या कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P जो लग रहा है इसको हम क्या कहते हैं दो डायरेक्शन में तोड़ेंगे, कंपोनेंट तोड़ेंगे। इधर हो जाएगा P sin थीटा, इधर हो जाएगा P cos थीटा, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा N, जो क्या लग रहा है क्या कहते हैं नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ठीक। जब हम क्या कहते हैं इसका हम क्या कहते हैं एफ वाई डायरेक्शन समेशन ऑफ एफ वाई करेंगे बराबर 0 बैलेंस के लिए, तो यहाँ पर क्या एन बराबर हो जाएगा P sin थीटा प्लस W cos थीटा। यहाँ पर क्या दो फोर्स आ गया ना, एन ऊपर जा रहा है एन और नीचे लगा कौन? P sin थीटा W cos थीटा। तो वही चीज किए हैं, बस यहाँ पर कुछ नहीं किया हुआ, ठीक। इसको आप समझिए। और फिर फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इंटू म्यू इंटू एन। क्या होता है? म्यू इंटू एन कहिए या फिर स्मॉल f इंटू एन बोलिए। लेटरल फ्रिक्शन को स्मॉल f से सूचित किया तो वो होगा, यानी कि एन का वैल्यू रख देंगे तो ये हमारा f का वैल्यू ये आ गया, ठीक है। चलिए अब देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला P बराबर mv²/r जान रहे हैं। सेल्फ वेट जो होता है व्हीकल का क्या होता है? W होता है, W बराबर mg। ये सब बात तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है। चलिए अब ऊपर आ जाइए थोड़ा सा। अब देखिए समेशन एफ वाई की, अब समेशन सम ऑफ ऑल डायरेक्शन इंक्लाइन फोर्सेस, जितना भी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप क्या करेंगे? सब फोर्स को क्या करेंगे? यानी कि समेशन ऑफ एफ एक्स करेंगे, ठीक है। जब एफ एक्स करेंगे तो वहां से क्या आ जाएगा? देखिए एक्स डायरेक्शन में कौन फोर्स लग रहा है? पहला W sin थीटा लग रहा है और इसी डायरेक्शन में एक हमारा एफ, यानी कि लेटरल डायरेक्शन में ही काम करता है, वो उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है वो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। यानी कि W sin थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स बराबर इस डायरेक्शन में कौन फोर्स काम कर रहा है? के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है, यानी कि P cos थीटा, ठीक है। लिख लीजिए इसको। चलिए W sin थीटा को उसी तरह रहने दिए और F का जो वैल्यू हम उधर से निकाले थे F y से, स्मॉल f इंटू P sin थीटा इंटू W cos थीटा प्लस W cos थीटा, इसको हम यहाँ वैल्यू रख दिए। उसके बाद बराबर ये कर दिए, सबका कंपोनेंट तोड़ेंगे। चलिए तोड़ दिया, अलग अलग कर दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं W sin थीटा को यही रहने दिए, F इंटू W cos थीटा को यहीं पर रहने दिए, ठीक। और ये P F इंटू P sin थीटा है, इसको क्या किया हम इस साइड भेज दिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? P cos थीटा माइनस F स्मॉल f इंटू P sin थीटा, लिख लिए। चलिए कुछ नहीं, यहाँ तक तो हलवा था, ये सब बच्चा वाला चीज है, ठीक। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, जब थीटा क्या हो? वेरी स्मॉल हो, तो क्या हो जाएगा? sin थीटा लगभग बराबर हो जाएगा tan थीटा का। कैसे बराबर हो जाएगा? अब पिछले लेक्चर में भी समझा है। देखिए ये हमारा क्या है, समझिए थोड़ा सा। ये हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये हमारा थीटा है, ये हमारा B है और ये हमारा H है, ये हमारा P है, ठीक है। ये ना है, ठीक। तो देखिए अगर थीटा स्मॉल होगा तो ये लाइन लगभग यहाँ आ जाएगा और लगभग यहाँ आ जाएगा और धीरे धीरे छोटा रहेगा। इसी थीटा स्मॉल है तो B और H आपस में क्या होता है? लगभग बराबर हो जाता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए। साइन थीटा का P/H होता है और cos थीटा का क्या हो जाता है? B/H होता है ना, B/P होता है। तो H और P दोनों बराबर है तो B/P लिखिए, B/H लिखिए, तो tan थीटा का लगभग बराबर हो जाता है। और इहो जानते होंगे जब
थीटा काफी छोटा है यानी कि 0 के बराबर है, तो लगभग cos थीटा cos 0 का मान 1 होता है, तो लगभग cos थीटा का वैल्यू मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, वही चीज को यहाँ पुट करेंगे तो जहां जहां sin थीटा वहां tan थीटा डाल देंगे, यानी w tan थीटा प्लस f इंटू w हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर p माइनस f इंटू p इंटू tan थीटा। ठीक है, जहां जहां sin थीटा, और इसी tan थीटा को क्या बोलते हैं, e बोलते हैं। क्या बोलते हैं, e। तो जहां जहां tan थीटा है अब वहां पे e पुट कर देंगे। जब e पुट कर दिए तो ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से w का वैल्यू हम mg रख देंगे और p का वैल्यू mg स्क्वायर बाय r जो कि पीछे बताएं वो रख देंगे। जब रख देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, e, यहाँ m से m कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, m से m कैंसिल हो जाएगा और तो यहाँ पे बचेगा g e प्लस f, यानी कि ये बचेगा और इधर बच जाएगा क्या, v स्क्वायर बाय 1 माइनस e डॉट f, ये हो गया। तो यहाँ से हम क्या हो जाएगा, e प्लस f, जी को इस पार भेज दिए तो नीचे v स्क्वायर बाय जी इंटू आर हो जाएगा इंटू 1 माइनस ई इंटू एफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट एफ जो होता है ई, ये एफ, ये क्या होता है, बहुत छोटा है होता है। किसके कंपेरिजन में, एक से काफी छोटा था, काफी छोटा होता है, इसीलिए इसको कंसीडर कर लिए कौन सी, जीरो कंसीडर करेंगे। जब कंसीडर जीरो करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लगभग 1 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 के ही बराबर हो जाएगा। ई इंटू एफ का वैल्यू लगभग 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तब हमको मिलेगा क्या, तब हमको मिल जाएगा ई प्लस एफ बराबर वी स्क्वायर बाय जी इंटू आर। इसी को क्या बोलते हैं, ई को सुपर एलिवेशन बोलते हैं और यही सुपर एलिवेशन का समीकरण हो गया। डेरिवेशन आप देख लिए होंगे अच्छा से। और ये फॉर्मूला तब वैलिड होगा जब मीटर पर सेकंड में क्या हो, वेलोसिटी हो दिया हो। ठीक, किलोमीटर पर सेकंड में है तो v को क्या करेंगे 0.278 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है और g का वैल्यू रखेंगे, तब हमको निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, देखो रखे निकल के आ जाएगा e प्लस एफ बराबर वी स्क्वायर अपॉन 127 इंटू आर, जब किलोमीटर पर आवर में स्पीड दिया हो। ठीक, उम्मीद करते हैं इसको आप काफी अच्छा से समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन के बारे में। कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो पहला व्हीकल ऑफ स्पीड, मतलब कि स्पीड का जो है व्हीकल है, स्पीड ऑफ व्हीकल वो कैसा है। अगर स्पीड ज्यादा रहेगा तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, हमारा कम होगा। स्पीड थोड़ा कम रहेगा तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, थोड़ा ज्यादा रहेगा। ठीक है, दूसरा टाइप ऑफ कंडीशन ऑफ रोड, रोड का कंडीशन कैसा है, स्मूथ है या फिर रफ है। स्मूथ रहेगा तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम रहेगा, अगर रफ रहेगा तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, थोड़ा ज्यादा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद टायर का कंडीशन अगर अच्छा है, गुड है, यानी कि उसमें ग्रिप अच्छा है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर ग्रिप अच्छा नहीं है, प्लेन है, तो क्या हो जाएगा, हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम रहेगा। ठीक है, उसके बाद कहता है द वैल्यू ऑफ एफ, जो कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन है उसका वैल्यू जो है 0.20 से लेकर 0.20 से लेकर के 0.15 तक क्या रहता है, वेरीज करता है। ठीक है, तो वहां देखिए जहां पे मडी रोड रहेगा, कैसा रोड रहेगा, मडी रोड रहेगा, उस कंडीशन में 0.20 रहेगा एफ का वैल्यू। अगर रोड एस्फाल्ट है तो वहां पर 0.15 आता है। ठीक है, और कहता है इंडिया में रोड का कंडीशन क्या है, अच्छा नहीं है, नॉट गुड इन इंडिया। देन IRC रिकमेंडेड, इसीलिए IRC जो है रिकमेंड करता है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करिए, और वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है, 4/3 है। ठीक है, इसलिए एफ मैक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.20 में 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 0.15, यानी कि एफ मैक्स का वैल्यू जो है हमेशा क्या रहेगा 0.15 रहेगा। ये बात आप याद कर लीजिए। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ठीक, अब देखते हैं हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन एज पर IRC, यानी कि IRC के रिकमेंडेशन के अनुसार मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन क्या होगा उसको देखते हैं। देखिए तो सुपर एलिवेशन किस पे डिपेंड करता था, टाइप ऑफ रोड पे, लोकेशन पर, यही सब पर डिपेंड करता था। जी हाँ, तो यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ रोड क्या है, टाइप ऑफ रोड अर्बन रोड है तो 4% देंगे। क्या देंगे, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन कितना देंगे, 4%। अगर प्लेन या रोलिंग टेरेन है तो ई मैक्स का वैल्यू कितना देंगे, 7% देंगे। अगर हिली रीजन है तो ई मैक्स का वैल्यू कितना देंगे, 10% देंगे। समझ गए, चलिए उसके बाद देखिए मिनिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन, ई मिनिमम कितना दे सकते हैं एज पर IRC। ई मिनिमम जो है कैम्बर के बराबर देंगे, कैम्बर ऑफ द रोड, जो रोड का कैम्बर होगा, ये जो कैम्बर होता था ना, बताए हुए थे पीछे लेक्चर आप देख लीजिए, ये क्लियर है। कैम्बर ऑफ द रोड के बराबर देंगे कम से कम ई मिनिमम का वैल्यू फॉर ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मान लीजिए इसे छोटा दे देंगे तो क्या होगा, ड्रेनेज बीच में पानी हमारा क्या होगा, जम जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं, कम से कम ई मिनिमम जो है कैम्बर ऑफ द रोड से देते हैं। नोट पॉइंट यहां से लिख लीजिए, ई मिनिमम बड़ा या बराबर होगा किसका, ई प्रोवाइडेड से, और क्या कहते हैं ई मैक्स से छोटा होगा। ई प्रोवाइडेड जो है ई मिनिमम से बड़ा होगा और ई मैक्स से क्या होगा, छोटा होगा। समझ गया, चलिए अब हम पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन के बारे में, मतलब कि सुपर एलिवेशन का डिजाइन हम कैसे करते हैं, इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो देखिए कहता है डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बिकॉज डिफरेंट व्हीकल मूव्स विद डिफरेंट स्पीड। मतलब कि सुपर एलिवेशन का डिजाइन करना
किसी भी मिक्स ट्रैफिक कंडीशन के लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि उस ट्रैफिक पर चलने वाली हर एक व्हीकल का स्पीड क्या रहता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। समझ गया। चलिए अगला दिन कहता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन बाय नेग्लेक्टिंग द लेटरल फ्रिक्शन। मतलब कि सुपर एलिवेशन का मैक्सिमम वैल्यू हमको तब मिलेगा जब लेटरल फ्रिक्शन को क्या कर लेंगे, हम नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी कि एफ को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। ठीक है। और इसीलिए फॉर प्रैक्टिकल कंडीशन IRC रिकमेंडेड that the super elevation should be provided to fully countered the centrifugal force due to 75% design speed by neglecting the lateral friction। कहता है और इसीलिए IRC जो है, किस लिए, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन तब हमको मिलता है जब निगलेक्ट कर देते हैं किसको, लेटरल फ्रिक्शन को। और इसीलिए क्या करता है IRC रिकमेंड करता है कि ये जो है सुपर एलिवेशन जो हमको प्राप्त होता है मैक्सिमम, डिजाइन स्पीड का 75% कर देंगे तब हमको क्या होगा, सुपर एलिवेशन हमको मिलेगा। ठीक है। और उसी को हम क्या मान लेंगे, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन कर लेंगे। ठीक है। चलिए कहता है फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इनटू द डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन, यानी कि सुपर एलिवेशन को डिजाइन करने में निम्नलिखित स्टेप जो है इन्वॉल्व होते हैं। और कौन कौन से स्टेप से इन्वॉल्व होते हैं ये सारा चीज अभी हम अच्छे से समझेंगे। इसमें जो है ना 4 स्टेप रहता है। क्या स्टेप रहता है, 4। देखिए पहला स्टेप क्या कहता है, कंसीडर कर लेना है डिजाइन स्पीड को 75% कंसीडर कर लेना, और फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट जो रहता था लेटरल फ्रिक्शन उसको क्या कर देना, नेग्लेक्ट कर देना। वही चीज करना है। कहता है कंसीडर 75% डिजाइन स्पीड एंड नेग्लेक्टिंग द सोल लेटरल फ्रिक्शन, यानी आपका मान 0 कर लेना है, एंड कैलकुलेट वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन। और हमको क्या करना है, सुपर एलिवेशन का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यानी कि देखिए ई प्लस एफ जो है, ई प्लस एफ बराबर वी स्क्वायर बाय 127R हम पढ़े थे, उसमें होता है, मतलब कि इससे पीछे जस्ट तुरंत थोड़ा देर पहले ही पढ़े हैं। तो यहाँ पर क्या कर देना, एफ को 0 कर देना, और वी के जगह पर 0.75 क्या करना है, हमको रखना है, वी रख देना है। ठीक है। तो वो रख देना है, रख दिए तो हमको क्या मिला, ई बराबर वी स्क्वायर 225R निकला है। ठीक है। ये आया, और यहां से जो हमको ई प्राप्त होगा, जो हमको ई मिलेगा, इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे हम ई मैक्स से। किससे, ई मैक्स। ई मैक्स हमको कहां से मिलता था, ई मैक्स हमको देखिए यहां से मिला ना, कि टाइप्स ऑफ रोड कैसा है, उसके बाद क्या कहते हैं एरिया कैसा कैसा है, 4%, 7%, 10%, ये सब मिला था ना हमको। तो उससे क्या करना है, हमको कंडीशन के अनुसार ई मैक्स से हमको क्या करना है, कंपेयर करना। अगर ई जो है, जो हमको ई यहां से मिला, वो ई मैक्स से छोटा हुआ तब तो ओके है, क्या करेंगे, ओके ठीक है, सुपर एलिवेशन क्या है, ठीक है। अगर ई मैक्स हमको ई जो है बड़ा हो जाएगा ई मैक्स से, तो हमको क्या करना होगा, अगला स्टेप पे जाना पड़ेगा, गो टू द नेक्स्ट स्टेप पे जाना होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा स्टेप क्या करता है, प्रोवाइड ई मैक्स फॉर डिजाइन स्पीड एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन। तो अब क्या करना है, ई के जगह पे हमको ई मैक्स पुट कर देना है, और इस बार हमको क्या निकालना है, एफ निकालना है। क्या निकालना है, एफ निकालना है। और जो एफ हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एफ निकालेंगे। और इस समय जो है ना वी का वैल्यू हम डिजाइन स्पीड रखेंगे। क्या रखेंगे, डिजाइन स्पीड, ना कि 75%। 75 यहाँ रखते थे, यहाँ 75 नहीं, यहाँ पे वी रखना है पूरा एकदम डिजाइन स्पीड। तो यहाँ पे क्या, यहाँ से हमको एफ निकल जाएगा, और फिर कंपेयर करेंगे किससे, एफ को कंपेयर करेंगे एफ मैक्स से। एफ मैक्स कितना होता है हमारा, 0.115, यही ना होता था एफ मैक्स। तो इसी को क्या करना है, हम क्या कहते हैं, एफ मैक्स से कैलकुलेट करेंगे। अगर एफ मैक्स से छोटा हुआ तब तो ठीक है, अगर ठीक नहीं है, बड़ा हो गया, तो हमको क्या करना है, गो टू द नेक्स्ट स्टेप जाएंगे, अगला स्टेप पे जाएंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ई को ई मैक्स कर देंगे, एफ को एफ मैक्स कर देना है, और कैलकुलेट करना है क्या, आर कैलकुलेट करना है, रेडियस कैलकुलेट करना है। डिजाइन स्पीड तो हम कम नहीं कर सकते हैं अभी फिलहाल के लिए, तो हम क्या करेंगे, आर कैलकुलेट करेंगे, यानी कि आर रूलिंग। आर रूलिंग क्या होता है, आर रूलिंग होता है मिनिमम रेडियस रिक्वायर्ड टू काउंटरेबल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाय ई मैक्स एंड एफ मैक्स। कहता है कि आर रूलिंग जो होता है वो मिनिमम से मिनिमम रेडियस से होता है फॉर रूलिंग ग्राउंड के लिए, जो क्या करे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या करे, काउंटर कर दे। क्या कर दे, काउंटर कर दे। कब, जब ई मैक्स हो और एफ मैक्स हो। ठीक है। तो उसी को मिनिमम से मिनिमम रेडियस होता है, ठीक, उसी को आर रूलिंग कहते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम ई मैक्स रख देना, एफ मैक्स रख देना, और आर निकालना है। आर रूलिंग निकालेंगे, आर रूलिंग जो आएगा। अगर मान लीजिए आर रूलिंग हमको निकल गया, मतलब रेडियस हमको निकल गया, और जितना आर रूलिंग आया उतना स्पेस अगर हमको अवेलेबल नहीं है, कहाँ अवेलेबल नहीं है, ग्राउंड पे अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तब हम जितना आर रूलिंग हमको आर मिनिमम जितना है उतना प्रोवाइड कर देंगे। और उतना प्रोवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, स्पीड को लिमिट कर देंगे। क्या कर देना है, अगला स्टेप में स्पीड को लिमिट कर देंगे। अगर होगा तो ठीक, नहीं होगा तो क्या करेंगे, स्पीड को हम लिमिट कर देंगे। कहता है इफ रेडियस ड्यू टू नोट चेंज देन दिस विल बी अल्टरनेट ऑप्शन। अगर रेडियस हम चेंज नहीं कर पाते हैं तो हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शन है। क्या अल्टरनेट ऑप्शन है, कि देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है ना, वी पर क्या करता है, वी स्क्वायर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस पे डिपेंड करता है, वी पे डिपेंड करता है, क्योंकि एम वी स्क्वायर बाय आर होता है ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, पी बराबर। तो क्या करेंगे, वी पे डिपेंड करेंगे, यानी कि वी जितना ज्यादा रहेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतना कम रहेगा। यानी कि इसको कम करने के लिए वी को ही हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। क्या करेंगे, वी को ही कम कर देंगे। देखिए ठीक।
तो भी स्क्वायर के समानुपाती होता है, यहाँ समानुपातिक चिन्ह होगा, ठीक है, देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई मैक्स रख देंगे, एफ मैक्स रख देंगे और भी स्क्वायर की जगह भी स्क्वायर मैक्स रख के और आर जितना हमको अवेलेबल है उतना डाल देंगे, तो भी मैक्स यहाँ से निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, भी मैक्स हमारा क्या निकल जाएगा, रूट अंडर 127 आर इंटू ई मैक्स प्लस एफ मैक्स, ये हो जाएगा हमारा, और यही भी मैक्स निकल जाएगा। इसी को हम क्या कर लेंगे, वहां पर लिख देंगे कि इससे ज्यादा स्पीड में यहाँ पर गाड़ी नहीं चलाइएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए होता है सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, भी स्क्वायर बाय 127 आर जो हम निकाले, ये जो है निकाले ना, वो हमारा सेंट्रीफ्यूगल रेशियो कहलाता है। क्या कहलाता है, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो के बराबर होता है। तो इसको हम समीकरण 1 मान लिए। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, वी नो दैट ई प्लस एफ बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर बाय 127 आर, ये होता है। इक्वेशन 2 मान लिए। अब देखिए यहाँ पर मैक्सिमम सेंट्रीफ्यूगल रेशियो क्या हो जाएगा इसके अनुसार, तो इसके बराबर ये है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसके बराबर भी ये हो जाएगा, ठीक। तो उसी तरह से इसके बराबर इसको करेंगे हम, तो मैक्सिमम सेंट्रीफ्यूगल रेशियो आ जाएगा ई मैक्स प्लस एफ मैक्स। मैक्सिमम स्पीड ऑफ रेस्ट्रिक्टेड ऑन कर्व पोजीशन, यहाँ पर स्पीड को क्या कर लेंगे हम, रेस्ट्रिक्ट कर लेंगे। उसके अनुसार देखिए अगर हम ई मैक्स का वैल्यू प्लेन और रूलिंग एरियाज है तब हम ई मैक्स का वैल्यू क्या लेते हैं, 0.07 लेते हैं फॉर एग्जांपल, और एफ मैक्स कितना लेते हैं, 0.15 लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे, जब हम पुट करेंगे इक्वेशन में, पुट करने के बाद हमको क्या प्राप्त हो रहा है, मैक्सिमम सेंट्रीफ्यूगल रेशियो 0.22, और इसी को इस जो वैल्यू हमको निकला है इसको हम पुट कर देंगे इसमें मैक्सिमम सेंट्रीफ्यूगल रेशियो को। तो यहाँ से हमको क्या निकल जाएगा, 0.22 बराबर भी स्क्वायर 127 आर। तो आर का यहाँ पे पुट करने के बाद हमको आर और भी के बीच में रिलेशन आता है कि आर बराबर भी स्क्वायर बाय 28, और यही होता है हमारा रूलिंग मिनिमम रेडियस, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब आइए हम समझते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ सुपर एलिवेशन, यानी कि सुपर एलिवेशन इक्विलिब्रियम क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए कहता है when total centrifugal force is resisted, when total centrifugal force is resisted by super elevation alone, then in this case F is equal to 0 and super elevation is called equilibrium super elevation। मतलब कहता है कि जब टोटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, देखिए समझिए, फिगर से समझिएगा तो काफी ज्यादा अच्छा समझ आएगी। ये कर्व पाथ है हमारा, कर्व पाथ का टॉप भी हो गया, ठीक है, ये हमारा सेक्शन भी है। यहाँ पे क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, और एफ इधर से लग रहा है, लेटरल फ्रिक्शन लग रहा है इधर में, ठीक है। ये इनर एज हो गया, ये आउटर एज हो गया। तब इसको हम कर्व पाथ पे रखेंगे। ये जो सुपर एलिवेशन है कहता है कि, और ये जो है हमारा क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। कहता है कि जितना क्या कहते हैं यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, इस सभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अगर सुपर एलिवेशन अकेले काउंटर कर देता है, क्या कर देता है, अकेले काउंटर कर देता है, तो इस केस को ही क्या कहते हैं हम, और एफ का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, अकेले काउंटर कर दिया तो एफ का वैल्यू क्या 0 हो जाएगा। तो कहता है कि जब से मैक्सिमम क्या कहते हैं जितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है उसको अगर अकेले सुपर एलिवेशन काउंटर कर दे और एफ का वैल्यू 0 हो जाए, तो इस केस को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ सुपर एलिवेशन कहते हैं। समझ गए होंगे। चलिए, और इन दिस केस प्रेशर ऑफ आउटर व्हील एंड इनर व्हील पे क्या होता है, सेम होता है। और इसी केस में क्या होता है, प्रेशर जो इनर व्हील ये हो गया, आउटर व्हील ये हो गया, दोनों पर क्या रहेगा, सेम प्रेशर रहेगा। कैसा प्रेशर रहेगा, सेम रहेगा। इन जनरल टर्म में, इन जनरल व्हेन प्रेशर आउटर, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, व्हेन प्रेशर ऑफ आउटर व्हील एंड इनर व्हील आर सेम देन टोटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेसिस्ट सुपर एलिवेशन। कहता है इनर व्हील और आउटर व्हील पर जब प्रेशर सेम रहेगा तो टोटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन रेसिस्ट कर देगा, सुपर एलिवेशन अकेले रेसिस्ट कर देगा। वही बात बोल रहा है। उसके बाद इन जनरल जो होता है आउटर व्हील पर प्रेशर ज्यादा होता है इनर व्हील के तुलना में, ठीक है, समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए जब ये कंडीशन लगाएंगे, यानी कि इक्विलिब्रियम के, ई इक्विलिब्रियम यानी कि इक्विलिब्रियम ऑफ सुपर एलिवेशन केस लगाएंगे, एफ का वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, ई इक्विलिब्रियम बराबर भी स्क्वायर बाय 127 आर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़िया समझ गए होंगे। ये वैल्यू तो पिछले थोड़ा देर पहले भी बताए हैं कि रोड जैसा जैसा रहेगा सुपर एलिवेशन का वैल्यू ऐसे ऐसे रहेगा। ई मिनिमम कम से कम सुपर एलिवेशन कैम्बर के बराबर देना होगा हमको, क्योंकि ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू से, और ई मिनिमम से जो है बड़ा होना चाहिए ई प्रोवाइड, और ई मैक्स से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये सब सिंबल है, आप पढ़ लीजिएगा अच्छा से, सिंबल है उसका नाम है। चलिए अब हम पढ़ते हैं अलाइनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन के बारे में, यानी कि सुपर एलिवेशन का अलाइनमेंट कैसे करेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है सुपर एलिवेशन का, ठीक है। चलिए देखिए कहता है रोड्स ऑन स्ट्रेट पाथ आर यूजुअली प्रोवाइडेड विथ ए कैम्बर ऑन बोथ साइड फ्रॉम द क्राउन। कहता है कि रोड की अगर स्ट्रेट पाथ है, क्या है, रोड अगर स्ट्रेट पाथ है वहां पर क्या करते हैं, कैम्बर प्रोवाइड करते हैं, दोनों साइड क्या करते हैं, कैम्बर प्रोवाइड करते हैं। ये जो स्लोप होता है उसी को कैम्बर बोलते हैं, ठीक है। कैम्बर प्रोवाइड करते हैं क्राउन के दोनों साइड, ठीक है। बट ऑन कर्व दिस रोड हैज टू बी सुपर एलिवेटेड दैट एट आउटर एज हैज बी राइट विथ रिस्पेक्ट इनर एज। कहता है लेकिन स्ट्रेट पाथ रहता है जहां पे, वहां पर हम दोनों साइड कैम्बर प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन जहां कर्व पाथ रहता है वहां पे आउटर एज क्या रहता है, एलिवेटेड रहता है, इसीलिए दोनों साइड कैम्बर प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं होता है। Thus, this required to change the camber section into the super elevation. It is known as alignment of super elevation. इसीलिए जो होता है हमको क्या करना पड़ता है, सुपर एलिवेशन के सेक्शन को चेंज करना पड़ता है, जिसको क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन। समझ गए होंगे, ठीक है। इसका दो मेथड है, कितना मेथड है, दो मेथड है।
इक्विलिब्रियम एलिमिनेशन ऑफ क्राउन ऑफ कैम्बर मेथड, इसका दो मेथड है कौन, एलिमिनेशन ऑफ क्राउन ऑफ कैम्बर मेथड, और दूसरा है रोटेटिंग द पेवमेंट मेथड। या तो हम पेवमेंट को रोटेट करके क्या कहते हैं सुपर एलिवेशन दे सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं, या फिर एलिमिनेशन ऑफ क्राउन, क्राउन के एलिमिनेशन करके। देखिए पहला एलिमिनेशन ऑफ क्राउन मेथड कैसे होता है, आउटर एज रोटेट विथ रिस्पेक्ट क्राउन, आउटर एज को क्या कर रहे हैं हम, रोटेट कर रहे हैं क्राउन के अकॉर्डिंग, पहले यहाँ रखे फिर यहाँ रखे फिर यहाँ रखे फिर यहाँ रखे फिर यहाँ रखे, ठीक है। इसको क्या किया हम, आउटर एज को क्या कहते हैं उठाते गए और जब लाइन मिल गया तो हम क्या किए, सुपर एलिवेशन मेरा बन गया, ठीक है। उसी तरह उसके बाद कहता है क्राउन शिफ्टेड डायगोनली, क्राउन को क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। एक बार हम देखो आउटर एज को उठाया, दूसरा बार हम क्या किए, क्राउन को ही क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ले गए, शिफ्ट किए डायगोनली, और जहां पे हमको मिल गया वही हमारा सुपर एलिवेशन क्या हो गया, अलाइन हो गया, अलाइनमेंट दे दिए, ठीक है। चलिए पहला मेथड खत्म। दूसरा मेथड देखिए, इस मेथड का एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लीजिए। कहता है नो ड्रेनेज प्रॉब्लम, इस मेथड में क्या होता है, ड्रेनेज प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है। आरएल जो होता है सेंटर लाइन इज चेंज, इसका जो है रिड्यूस लेवल क्या होता है, सेंटर लाइन का चेंज हो जाता है, ठीक। उसके बाद कहता है अर्थ वर्क इज नॉट बैलेंस्ड, यहाँ पर जो अर्थ वर्क जो है ये बैलेंस नहीं है, क्या है, अर्थ वर्क बैलेंस नहीं है, मिट्टी क्योंकि अलग से लाके हमको यहाँ पर डालना पड़ रहा है, तो ये अर्थ वर्क बैलेंस नहीं है। इट इज अनइकोनॉमिकल, ये जो होता है ना एलिमिनेशन ऑफ क्राउन कैम्बर मेथड, ये जो होता है अनइकोनॉमिकल होता है, ठीक है। चलिए अब दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड क्या कहता है, दूसरा मेथड कहता है रोटेटिंग पेवमेंट मेथड। पेवमेंट को क्या कर रहे हैं हम, रोटेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रोटेट करते हैं। ये देखिए पेवमेंट हमारा ये हो गया, अब इसको क्या करेंगे, सेंटर के अलोंग रोटेट करेंगे। पहला देखिए पेवमेंट रोटेट विथ रिस्पेक्ट इनर एज, जो इनर एज है उसके अकॉर्डिंग हम पेवमेंट को ही क्या कर रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऊपर उठाते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये ई बराबर टेन थीटा आएगा, और इनर एज को आउटर एज को उठाते गए इनर एज के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखिए फिर दूसरा मेथड क्या है, बी पेवमेंट रोटेट टू रिस्पेक्ट सेंटर लाइन, और सेंटर लाइन के रिस्पेक्ट में ही हम पेवमेंट को उठा सकते हैं। और जब सेंटर लाइन के रिस्पेक्ट में उठाएंगे तो देखिए यहाँ पर ड्रेनेज प्रॉब्लम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ड्रेनेज प्रॉब्लम। पहला हम ड्रेनेज प्रॉब्लम नहीं ना आ रहा था, इसमें ड्रेनेज प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ इट मे बी ड्रेनेज प्रॉब्लम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्रेनेज प्रॉब्लम आ जाएगा। आरएल ऑफ सेंटर लाइन इज रिमेन सेम, यहाँ पर सेंटर लाइन का आरएल क्या है, हमेशा सेम है। उसके बाद कह रहा है अर्थ वर्क इज बैलेंस, यहाँ पर अर्थ वर्क क्या हो जाएगा, बैलेंस होगा, ठीक है। इट इकोनॉमिकल, ये जो होता है इकोनॉमिकल होता है, ये अनइकोनॉमिकल होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। सुपर एलिवेशन का हमारा सारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, और एक ही वीडियो में हम कोशिश किए कि सारा का सारा टॉपिक कंप्लीट करके दे दें सुपर एलिवेशन का। अगले वीडियो में हम ट्रांजिशन कर्व और क्या कहते हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग के बारे में दोनों के दोनों एक ही वीडियो में कंप्लीट करके दे देंगे। यानी कह रहे हैं ना कि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट जो है ये अगला 1 से 2 लेक्चर में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए मन लगा के, आपको तो पता ही है सितंबर में आपका क्या हो रहा है, एग्जाम होने वाला है, ठीक है।